उससे बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा में टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी। वुडन वर्क का टेंडर दिलाने के नाम पर हुई ठगी। पुस्तकालय समीक्षा अधिकारी पर भी लगा है ठगी का आरोप। खुद को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का रिश्तेदार बताकर की गई ठगी। महानगर थाना में परवेश कुमार मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मामले में जांच में जुटी हुई है पुलिस। तो बड़ी खबर आप यहाँ पर वुडन टेंडर को लेकर ठगी की गई है और खुद को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के रिश्तेदार बताकर के ठगी की गई है और ऐसे में प्रवेश कुमार मिश्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा में टेंडर दिलाने के नाम पर लखनऊ में बड़ी ठगी की गई है। इस दौरान वुडन वर्क दिलाने के नाम पर यह ठगी हुई। पुस्तकालय समीक्षा अधिकारी पर लगा है यह ठगी का आरोप। खुद को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का रिश्तेदार बताकर ठगी को अंजाम भी दिया गया है। और पूरे मामले में पुलिस भी जांच में जुट गई है। पुलिस भी मामले की कार्रवाई कर रही है। तो लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर विधानसभा में टेंडर दिलाने के नाम पर यह बड़ी ठगी की गई है। वर्क का टेंडर दिलाने के नाम पर यह ठगी हुई है और इस दौरान पुस्तकालय समीक्षा अधिकारी पर भी ये ठगी के आरोप लगे हैं। विधानसभा अध्यक्ष का रिश्तेदार बताकर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। परवेश कुमार मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस भी जुट गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर वुडन वर्क दिलाने के नाम पर ये बड़ी ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुस्तकालय समीक्षा अधिकारी पर भी ठगी का आरोप लगा है और खुद को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का रिश्तेदार बताकर यह ठगी की गई है। महानगर थाना में परवेश कुमार मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की गई है इस दौरान। और मामले की जांच में पुलिस भी पूरी तरह से जुट चुकी है। संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये घटना भी है और किस तरह से ठगी को अंजाम भी दिया गया है इस पूरे मामले में? नहीं, देखिए विशाल, आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा पुस्तकालय में जो है वो जो है वो पुस्तकालय में निरीक्षक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपको बता दें कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश की विधानसभा से शुरू हुआ है। ये कम से कम 5 करोड़ रुपए के लालच दी गई थी कि 5 करोड़ रुपए का वहाँ पे फर्नीचर का, लकड़ी का काम है। ठीक, उसके रुपए के लालच दे के 40 लाख रुपए की ठगी की गई। आपको बता दें कि जिस तरह से राजधानी लखनऊ में ये ठगी का मामला सामने आया, उसी के बाद में कहीं ना कहीं प्रशासन में भी एक हलचल मच गया है। क्योंकि देखिए, आपको बता दें किस तरह से 40 लाख की ठगी का मामला सामने आया। महानगर थाने में जो है उसका मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मामले की जांच कर रही है। लेकिन परवेश मिश्रा जो है वो बताया जाता है कि उसने लालच दी। तो लालच क्या थी राजू गुप्ता को कि मैं विधानसभा में कुछ कार्य विभाग में निरीक्षक हूँ। दूसरी चीज ये बताया कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो इस टाइम पे नेता विपक्ष है, माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के नेता, उनका रिश्तेदार बता के उसने उस आदमी को लालच दिया। लालच ऐसी थी कि मैं विधानसभा के अंदर तुमको कई टेंडर दिला सकता हूँ, लकड़ी का वहाँ काम है, वो ठेकेदारी का काम है, उसकी मैं तुमको वहां से दिला दूंगा। 5 करोड़ रुपए का उसने काम दिलाने का आश्वासन दिया। के बाद 50 लाख रुपए उसने कमीशन मांगे। आपको बता दें 2023 जनवरी के महीने में पहली की 7 लाख रुपए की दी गई। आरटीजीएस के माध्यम से बैंक जो है, ऑनलाइन जो बैंकिंग के माध्यम से 40 लाख रुपए की रकम जो है वो राजू गुप्ता दे चुका है। तो कहीं ना कहीं देखिए, लगातार इसको धीरे धीरे अमाउंट 40 लाख हो गया। उसके बाद जो उसको टेंडर विधानसभा में नहीं मिला, तो उसके बाद जब उसको ये जानकारी किया तो उसको पता लगा कि पूरा मामला फ्रॉड है। उसके बाद में राजू गुप्ता जो है
उसके कई काम है, फर्नीचर का काम है, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम है, तो कहीं ना कहीं ठेकेदारी का काम वो करता था। और उसी की चाय की दुकान भी महानगर गोल चौराहे पे थी। तो चाय की दुकान पे जो है ये जो विधानसभा में पुस्तकालय विभाग में कार्यरत है, तो ये वहाँ पे परवेश मिश्रा ये वहाँ पे लगातार जाते थे, चाय पीते थे। चाय पीते पीते इन्होंने उसको बताया कि मैं विधानसभा में नौकरी कर रहा हूँ। स्कूल जो है विधायक पांडे वो हमारे करीबी है, हमारे घर के, अगर तुम कहो तो मैं तुमको एक बड़ा ठेका दिला सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो राजू गुप्ता जो है वो भी कहीं ना कहीं लालच में आ गया और उसने जो है बहुत उसकी मान ली बगैर जानकारी किए। तो कहीं ना कहीं 50 लाख रुपए को जो है कमीशन देने के बाद 40 लाख रुपए राजू गुप्ता ने चेक के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से दे दिया। लेकिन इसके जो टेंडर नहीं मिला और जब उसको जो पता चला कि ये फ्रॉड मामला है, तो कहीं ना कहीं उसने पुलिस का एक तरह से दाव लगाओ। लेकिन सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर कोई कार्यरत है और कार्यरत होने के बाद में इतनी बड़ी ठगी का मामला सामने आता है, तो उसके बाद में पुलिस क्या करवाएगी। देखिए सबसे पहले तो इसमें प्रशासन को जो है एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे अधिकारी को निलंबित कर देना चाहिए जो पूरी विधानसभा के अंदर जहाँ पे मंत्री और सदन चलता है वहाँ कार्यरत आदमी उसकी गरिमा को इस तरह से ठेस पहुंचाता है और दूसरी बड़ी ठगी करता है। तो कहीं ना कहीं सारे मामले को लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है। महानगर पुलिस जो है वो बयान लिखी है 420, 406, 504, 506 धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा, विवेचना होगी। तो जिस तरह से राजू गुप्ता ने आरोप लगाए हैं कि इसी तरह से हमसे ठगी की गई है, पुलिस ने FIR दर्ज कर दिया है और धाराओं में मुकदमा भी कर दिया, लेकिन अभी पूरी विवेचना होगी क्योंकि जिस तरह से ये हाई लेवल का मामला है, क्योंकि विधानसभा से मामला जुड़ा हुआ है। विधानसभा के पुस्तकालय विभाग में जो है वो कार्यरत है निरीक्षक, तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है धूल का मामला नजर आता है। अभी भी देखना है बात ये होगी क्या विधानसभा जो सचिव है या विधानसभा प्रशासन जो है क्या कार्रवाई इस पर करते हुए। तो क्या अभी तक इस मामले में संज्ञान नहीं लिया गया है कि इतनी बड़ी ठगी को शिकार कर दिया गया, और ऐसे में ये भी देखा जा रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व के रिश्तेदार भी ये अपने आप को बता रहे थे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इसने पूर्व विधानसभा जो है अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे का नाम दिया और इस टाइम पे नेता जी भी है माता प्रसाद पांडे, उनका नाम लेकर बताया कि ये हमारे करीबी हैं, रिश्तेदार है, अगर तुम चाहो तो मैं तुमको बड़े बड़े ठेके विधानसभा के अंदर दिला सकता हूँ, वो का जो है वो काम तुमको दिला दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो लालच जो थी उसको भी दिल में आ गई कि हाँ जब माता प्रसाद पांडे का ये अपने आप को रिश्तेदार बता रहा है, पूरा अध्यक्ष रहा है माता प्रसाद पांडे, समाजवादी पार्टी में एक नाम है माता प्रसाद पांडे का, तो कहीं ना कहीं इससे बहकावे में ये लोग आ गए। और देखिए सबसे बड़ी 5 करोड़ रुपए का काम बताया कि टेंडर 5 करोड़ रुपए का है, 5 करोड़ के टेंडर में आपको 50 लाख रुपए कमीशन देना होगा। तो वो लोग राजी हो गए और राजू गुप्ता और उसका साला वीरू दोनों लोगों ने पैसे मिला के 40 लाख रुपए अब तक के जो है वो दे दिए हैं, कहीं ना कहीं RTGS के माध्यम से बैंकिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं वो पैसा उसको दिया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं अब महानगर पुलिस जो है पूरे मामले को लेके अब FIR दर्ज करके कार्रवाई करेगी। बिल्कुल राशिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुरादाबाद के जेलर और डिप्टी जेलर सस्पेंड, संभल हिंसा के आरोपियों से मिलने गए थे सपा नेता। जेलर और डिप्टी जेलर ने कराई थी मुलाकात, जेल मैनुअल का नहीं किया गया पालन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर संभल हिंसा के आरोपियों से मिलने गए थे ये लोग, और ऐसे में जेलर और डिप्टी जेलर ने मुलाकात कराई थी, जिसके बाद दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया है। ये कहा गया है कि जेल मैनुअल का पालन नहीं इस दौरान किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। सपा नेता संभल के आरोपियों से मिलने गए थे जेल में। और संवाददाता खिजर अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खिजर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब इस मामले को देखा भी जा रहा है कि 2 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया इसमें? जी बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं ये जो पूरा मामला है वो संभल से जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं संभल के जो आरोपी है जिन्होंने
पुलिस के ऊपर पथराव किया था, आगजनी की थी, उन आरोपियों को मुरादाबाद जेल में जो है वो शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद लगातार जो नेता है, स्थानीय नेता हो या बाहरी नेता हो, वो लगातार जो है आरोपियों से मिलने की कोशिश कर रहे थे। मगर जो लखनऊ से आदेश आए थे, किसी भी नेता को या किसी भी व्यक्ति को उन आरोपियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद उन आरोपियों से मिलने के लिए मुरादाबाद के जो पूर्व सांसद है समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एसटी हसन और अन्य जो विधायक है, कुंदलकाट से विधायक है, वो अपने आप को जेल पर पहुंचे और जो जेलर है उनसे कहा गया कि हम अमरोहा के जो अभियुक्त है, जिनको अरेस्ट की गई है, उन लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं। उनको धोखे में रखकर अंदर गया गया, जिसके बाद जो संभल के आरोपी थे उनसे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद है एसटी हसन, उन्होंने मुलाकात की और उनसे काफी लगभग आधे घंटे तक चर्चा की, जिसके बाद बाहर आकर समाजवादी पार्टी के जो सांसद है एसटी हसन और अन्य नेताओं ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो संभल के आरोपी है, हमने उनसे बात की और उनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। उन्होंने कोई आगजनी नहीं की। बोले उनका कहना था समाजवादी पार्टी के सांसद का कि जो आरोपी है उनका कहना है, साफ तौर से कहना है कि जो अगर हम किसी फुटेज में है या हमें किसी दो व्यक्ति द्वारा देखा गया है, आगजनी करते हुए देखा गया है या पथराव करता देखा गया है, तो हम पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल हमें जो है वो जबरदस्ती फांसा गया है और कई गंभीर जो आरोप है वो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के द्वारा प्रशासन पे और शासन पे लगाए गए, जिसके बाद जो वीडियोस हैं वो कई सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद शासन से एक आदेश आता है जिसमें मुरादाबाद के जो जेलर है और डिप्टी जेलर है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। खिजर, जिस तरह से जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन क्या उनको नॉर्म्स नहीं पता थे? उन्होंने जिस तरह से मुलाकात सपा नेताओं की करा दी है आरोपियों से, वो भी। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे और जो अन्य विधायक थे उनके द्वारा जो जेलर है उनसे कहा गया, क्योंकि विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उनकी स्लिप वगैरह नहीं लगती है, जिसके बाद उनको कहा गया कि हम जो अमरोहा के गिरफ्तार अभियुक्त है उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, मगर एक झूठ का संदेशा देगा, एक झूठ समाजवादी के जो पूर्व सांसद थे झूठ बोलकर संभल के आरोपी जो है उनसे मुलाकात की गई और लगभग आधे घंटे तक उनसे अंदर मुलाकात की, जिसके बाद बाहर आकर जो पूर्व सांसद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि हमने जो संभल के आरोपी है उनसे बातचीत की, जिसके वीडियो वायरल हुए, जिसके बाद वहां से शासन से आदेश आता है कि जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है और जो समाजवादी पार्टी के सांसद है उनके द्वारा कई गंभीर भी आरोप लगाए गए और जो विधायक है वो जो मुरादाबाद की जेल है उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद है डॉक्टर एसटी हसन, वो काफी देर रुक के गए थे, जिसके बाद जो एक स्लिप है जो जेलर आपको पहुंचाई गई थी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के और बिना किसी लिखत के, जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो जो संभल के आरोपी हैं उनसे मिले, जिसके एवज में जो शासन से एक रिपोर्ट आई जिसमें दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो अब ऐसे में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या माना भी जा रहा है, क्योंकि अब तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं सपा नेताओं पर? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के जो नेता है उनके द्वारा कहा गया है कि हम अगर अंदर किसी भी अमरोहा के जो व्यक्ति हैं उनको से मिलने के लिए गए थे और जो अगर हमें संभल के आरोपियों से मिल भी लिए तो इसमें क्या कोई बात है कि वो हमें रोका जा रहा है। तरह की समाजवादी के पार्टी के जो नेता है वो तरह की अपनी बात कर रहे हैं। फिलहाल जो जेलर है मुरादाबाद जो डिप्टी जेलर है उनसे बात करने की कोशिश की गई, फिलहाल उन लोगों ने कैमरे पर आने से साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल अब तरह की बातें जो है वो मुरादाबाद में बन रही है कि क्यों सस्पेंड किया गया, क्योंकि जो समाजवादी के पार्टी के पूर्व सांसद है और जो अन्य विधायक है एक तरीके से झूठ बोल करके जेल में मुरादाबाद की जेल में गए थे, उन्होंने अमरोहा के व्यक्ति पता कर गए थे कि अमरोहा के जो कैदी हैं हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, मगर संभल के आरोपियों से मिले और जो संभल के आरोपी उनके परिजन भी वहां मौजूद थे, उनके परिजनों से मुलाकात की और उन पर प्रशासन पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए। बिल्कुल खिजर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कानपुर में साधु संतों ने भी ऐलान कर दिया है। यह प्रदर्शन आगामी 10 दिसंबर को बड़े चौराहे पर आयोजित किया जाएगा। इसमें कानपुर के अलग अलग मठ मंदिरों के संत, साधु और महंत हिस्सा लेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। विगत करीबन 6 महीने से जब से तख्ता पलट हुआ है तब से वहाँ पर अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हिंदू लोगों पर तरह तरह के अत्याचार और अनाचार एवं उनकी हत्याएं की जा रही हैं। घरों में घुस कर माँ बहनों के साथ में उनके अंग भंग किए जा रहे हैं, उनको जबरन मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है। आदमी अपने किवाड़ बंद करके भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। इस पोजीशन में
अगर कोई आतंकवादी के बारे में बात होती है तो सर्वोच्च न्यायालय में मानव अधिकार के लिए बहुत सी संस्थाएं विश्व की खड़ी हो जाती हैं, परंतु आज हिंदू जनमानस के साथ में हो रहे अत्याचार अनाचारों के लिए विश्व की सारी ही जो मानव अधिकार के संगठन हैं उन्होंने अपनी थ्योरी बदल दी। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को 4 घंटों के लिए बंद करके विभिन्न क्षेत्रों से कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कथन, पत्रकारिता, उद्यम अथवा न्याय की व्यवस्था में लगे हुए और धार्मिक आध्यात्मिक मठ मंदिर के ट्रस्टियों, पुजारियों, महंतों, आचार्यों, भक्तों, राष्ट्रवादी लोगों को आह्वान करता हूं कि भारी संख्या में आइए। लगभग 10,000 की संख्या हम लोगों ने तय की है। अच्छा हो कि आप लोग 50,000 कर दें और भारत सरकार के माध्यम से दुनिया भर को हम ये बताना चाहते हैं कि हिंदू अभी कमज़ोर नहीं हुआ है और जिस तरीके से अमानवीय घटना बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार पिछले 6 महीने से हो रही है, उसके विरोध में हम लोग कानपुर जनपद में बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के नीचे हम लोग आह्वान करते हैं कि आप भले ही अपना बैनर ले आइए, अपने प्रतिष्ठान का, अपने व्यापारिक संगठनों का, अपने न्यायिक संगठनों का, अपने शैक्षणिक संगठनों का, अपने मठ मंदिरों का बैनर लेके आइए। और संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं कानपुर से। इब्ने, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से नाराजगी देखी जा रही है साधु संतों में? देखिए विशाल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार, दुराचार, जितना उत्पीड़न उनका जिस तरीके से वहां पर किया जा रहा है, तो इसके विरुद्ध जो है अब स्वर जो है वो भारत में भी फूटने लगे हैं। खाली कानपुर की बात नहीं, भारत के कई शहरों में जो है इस तरीके के वहां पे धरने, प्रदर्शन और इस तरीके से लोग अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। वहीं अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में भी जो है आज पनकी के महंत ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10 दिसंबर को एक बड़ा यहाँ पर धरना प्रदर्शन बड़े चौराहे पे करने का ऐलान किया है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इस यहाँ पर जितने भी वहाँ लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ जिस तरीके से मजबूती से आवाज उठनी चाहिए थी उतनी मजबूती से आवाज नहीं उठाई जा रही है, चाहे वो मानव संगठन हो, चाहे वो सरकारें हो, उस तरीके से मजबूती से आवाज नहीं उठा रही हैं। इसलिए आह्वान किया गया है कि सभी साधु संत, मठों, जितने मठ हैं उनके जो है संत, जितने महान, सब लोग निकल कर आए और इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें, ताकि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बल्कि अभी का एक मामला है, वहां पे एक स्वामी है, उनके एक वकील थे, उनके वकील के ऊपर हमला किया गया जिनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। तो इस तरीके से जो वहां पे मामला हो रहे हैं, तो उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर से ऐलान किया गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग 10 दिसंबर को यहाँ पहुंचे और एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ कानपुर में देखने को हमें मिल सकता है। जी विशाल। तो ऐसे में क्या माने, कौन कौन बड़े चेहरे इस दौरान मौजूद भी रह सकते हैं और किस तरह की मांग भी की जा रही है इस दौरान? देखिए, अगर बड़े चेहरों की बात करें तो सभी मठों के, सभी मंदिरों के, सभी संतों को, सभी महंतों को, सभी को जो है यहाँ से न्योता दिया गया है कि सभी लोग आइए। और अगर आपको अपने बैनर का कि आप निर्मोही अखाड़ा हैं, आप अलग हैं, आप अलग हैं, तो अगर आप लोग अपने बैनर की चिंता है तो अब अपने बैनर के साथ आए, अपना बैनर लगाएं वहां पर, मगर इसमें पहुंचे और अपना विरोध जरूर दर्ज कराएं। इस तरीके के यहाँ पे कहा गया है और हो सकता है 10 दिसंबर को हमें कानपुर में एक बड़ा जनसैलाब जो है बांग्लादेश के विरुद्ध जो धरना प्रदर्शन है उसमें हमें देखने को मिल सकता है। जी विशाल। और ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या प्रशासन भी इसको लेकर के सचेत है? परमिशन ली गई प्रशासन से? देखिए, अभी तो 10 दिसंबर को होना है और अभी काफी समय है, तो उससे पहले अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि परमिशन ली जाएगी, क्योंकि कोई भी बड़ा धरना प्रदर्शन होता है तो उसकी परमिशन के बगैर वो नहीं होता है। परमिशन ली जाएगी, परमिशन मिलेगी भी और धरना प्रदर्शन भी होगा। रही कानून व्यवस्था की बात, तो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस जो है वो हर तरीके से हर मामले में अलर्ट रहती है और इसमें भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाएगी। जी विशाल। बिल्कुल इब्ने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने